3 साल तक की कैद, 2 लाख तक का जुर्माना या दोनों। भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 303, 3 साल तक की सजा, साथ ही जुर्माना भी लग सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, डिजिटल इन्फ्रिंजमेंट के लिए साइबर क्राइम के अंतर्गत भी एक्शन लिया जा सकता है। आप इस सेशन को ज्वाइन करके ये स्वीकार करते हैं कि आप ऊपर दिए गए सभी नियमों से सहमत हैं और किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं करेंगे। चलिए अब इस पवित्र ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद और शुभकामनाएं। राधे राधे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉजी के बूट कैंप में। 3 दिन हम खूब सारी पढ़ाई करेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे। आज भी बहुत कुछ सीखेंगे। तैयार हैं आप लोग? मैंने अभी आपको म्यूट किया है, सब लोग एक साथ बोलेंगे ना तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो जाएगी, इसलिए आप चैट में बोलते रहिएगा। मैं बीच बीच में आपको अनम्यूट कर दूंगा, नाम लूंगा, जिससे जो कहूंगा या जो पूछना है तब आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, एक सेकंड, कई लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, मीनवाइल मैं कुछ, आप में से कोई बात करेगा मुझसे? कहाँ से शुरू किया, ज्योतिष कितना आता है, कहाँ से हैं? 2-4 मिनट जब तक बाकी के लोग ऐड हो जाते हैं। प्लीज रेज योर हैंड। इसमें एक ऑप्शन होता है अपना हैंड रेज करने का, उसको दबा दीजिएगा तो आपका दिख जाएगा कि आप। नेहा मिश्रा जी आपसे बात करेंगे सबसे पहले, अनम्यूट करिए। बाकी लोग प्लीज म्यूट रखिएगा। नेहा मिश्रा जी, नेहा मिश्रा जी अनम्यूट करिए। जी राधे राधे सर जी। राधे राधे जी। कितना आपने ज्योतिष already आता है आपको? कहाँ से हैं आप? अच्छा, मैं यूपी इलाहाबाद से हूँ, मेरे रूट्स, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई हूँ और करंटली Okay. दुबई में हूँ। जी जी, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता है, मेरे लिए ये पहला कोर्स होगा, बट मुझे जानना था आपसे, मतलब आपको कैसे इसमें इंटरेस्ट एंड कहाँ से आपने शुरू किया? बहुत पुरानी कहानी हो गई अब तो। ठीक है, चलो बीच बीच में मैं बता दूंगा, ठीक है नेहा जी? ठीक है सर जी, डन डन। ओके। मनजीत कौर जी। हेलो सर। हेलो सर आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक हूँ सर, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपकी क्लास में आके। कहाँ से हैं आप? सर दिल्ली से। दिल्ली से हैं आप? हाँ जी। आपको कितनी एस्ट्रोलॉजी आती है? नहीं और मांग लेंगे सर हम। थोड़ा बहुत आप ही से सीख रही हूँ। अभी मैंने आपका वेबिनार में जो ज्वाइन किया था, वो जो थोड़ा बहुत आता है उतना ही आता है। 12 घर होते हैं, 9 राशि, 9 प्लैनेट्स ठीक है, होते हैं, समझ यही गया, सब। बेसिक है ना? हाँ जी सर, बेसिक आता है। ऐसे स्टूडेंट चाहिए थे हमें, ठीक है? अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू ओके। सर। सर मेरा और प्रीति आपका यादव जी। सेम नंबर है, 1 और 7। ओह वाओ, हाँ तो जी फिर ये लोग काफी कमाल करते हैं जिंदगी में, ठीक है? सर, बस आई जस्ट विश। टेक केयर मैम। प्रीति यादव जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं दिल्ली से ही हूँ एंड मैं अभी 18 इयर्स की हूँ, कॉलेज में हूँ, सेकेंड ईयर। ओके, तो आप सबसे यंग हैं क्या हमारी क्लास में? इनसे भी यंग कोई हो तो चैट में लिख दो, और कोई ऐसा हो जो 65 प्लस है वो भी लिख सकता है। थैंक यू प्रीति जी। मेहुल सीतापरा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मैं काफी इंस्पायर हूँ आपसे। मैं वैसे बेसिकली मुंबई से हूँ, बट अभी वडोदरा में हूँ, और मैं बहुत आपको फॉलो करता हूँ राइट फ्रॉम 2020। और आपका जो पहला उपाय जो आपने बताया था मुझे, चांदी के ग्लास वाला, उसी से मैं सारी चीजों से बाहर आया हूँ। सो उसके लिए पर्सनली धन्यवाद बोलना मुझे। रिमेम्बर आपने बताया था चांदी के ग्लास में पानी पीना है। बहुत पहले बताया था। ये 2020 की बात है, जब कोविड जब चल रहा था, तभी आई थिंक आपके इनिशियल वीडियो आए थे तभी। सो थैंक यू सो मच। और मैं ये बहुत ट्राई कर रहा था करने के लिए, सो इस बार ज्वाइन कर लिया। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। मीनवाइल आप में से जितने लोग हैं प्लीज 2 4 5 कुंडलियां अपने पास रखिए, रेडली अवेलेबल रखिए, क्योंकि आज भी, कल भी, परसों भी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, तो आप उस पर अप्लाई कर पाओगे ऑन द स्पॉट, ठीक है? तेजाई देदिया जी।
बाकी के लोग प्लीज हेलो म्यूट रखेंगे। सर। हाँ जी, सर आज मेरा बर्थडे है और आज मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात करके, सीरियसली। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू खुश रहिए, सो मच। भगवान आपकी सारी आपके वैलिड wish इच्छाएं थी। पूरी कर दे। मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपके वीडियोस डेली देखती हूँ और एक बार आपसे बात करनी थी, बस वो हो गया और आज मेरा बर्थडे है, आपने विश कर दिया। थैंक यू सो मच सर। कहाँ से हैं आप? बॉम्बे से, घाटकोपर। घाटकोपर, ओके। सागरिका मिश्रा जी, सागरिका मिश्रा, राधे राधे सर। हाँ जी, सर आवाज आ रही है मेरी? बहुत तेज आ रही है। सर मैं आपको 2022 से फॉलो कर रही हूँ। पहले तो न्यूमरोलॉजी, फिर न्यूमरोलॉजी इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन ज्योतिष तो बहुत अच्छा लगा। मैं आपका एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी ली हूँ, अभी बीएनएन में हूँ। आज वो ओके ईसा मैं छोड़ के आई हूँ इधर तो वो कल ओके, देख लूँ। अच्छा आपको बिल्कुल। मारो वीडियो सब- हमेशा देखा है। प्लीज अब आपको म्यूट रखिए, ठीक है? मैं जिससे बात कर रहा हूँ, सागरिका जी आप म्यूट हो गई हैं। बताओ कैसे बात करूं फिर मैं आपसे, है ना? इतना तो ध्यान रख सकते हैं कि हमारे ऑडियो म्यूट है अनम्यूट। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, बताइए। जी सर। 2022 से आप देख रहे थे, न्यूमरोलॉजी ज्यादा समझ में नहीं आया, एस्ट्रोलॉजी लेकिन बहुत प्यारा लगा आपको। आप बीएनएन भी कर रहे हैं, आज बीएनएन की क्लास मैं नहीं ले रहा तो आप इधर ही आ गए, ठीक? नहीं, ईसा जी भी अच्छा पढ़ाती है। ओके। हेलो सर। लक्ष्य चावला को तो मैं जानता हूँ, समर्थ को भी मैं जानता हूँ। मिनाली पाटिल, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। मैं कहाँ से हैं? मैं एक्चुअली कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन अभी मैं दुबई अबू धाबी में सेटल हूँ। दुबई में settle। कितना ज्योतिष आता है आपको? आता ज्यादा नहीं, लेकिन एक 7 महीने पहले मेरे हस्बैंड का जॉब गया, तभी उसके सवाल ढूंढते ढूंढते मैंने आपके वीडियोस देखे। उसके ऊपर मैंने उनको कुछ ऐसे रेमेडी बता दी, सन को पानी डालो, ये करो। उनके बाद उनको अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिला। आपने बोला था कि पहले जो घर पे अगर शनि रवि रहेगा तो गवर्नमेंट, सच में उनको उस टाइम गवर्नमेंट जॉब मिला। तो इसी तरह से मैं आपको पढ़ रही हूँ। मैंने इतने नोट्स उनकी पत्रिका देख के, आपको सुन के उनके नोट्स मैंने बना दिए। तो एक इच्छा थी कि आपसे कनेक्ट करके सीख लूं, बस भगवान की इच्छा से वो चांस भी आ गया। थैंक यू सो मच। अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। सर। हाँ जी, अभी करूंगा, धीरे धीरे सबसे बात करने की कोशिश करूंगा। हिमांशु सिन्हा जी, आपका भी स्वागत है, ठीक है? आपको भी मैं जानता हूँ और बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए अब हम अपनी क्लास यहाँ से शुरू कर रहे हैं। मैं थोड़े दिन लोगों का वेट कर रहा था, जिसको आना था वो आ चुका है, बाकी वो आते रहेंगे। चलिए, ये 3 दिन का बूट कैम्प आपको ज्योतिष सिखाने के लिए है आसान भाषा में, और वो मेन बातें सिखाने के लिए है जिससे हमारा काम चलता है। शादी, रिलेशनशिप्स, हमारा हेल्थ, हमारी जो वेल्थ है, जो मनी है, पैसे हैं, ये बेसिक बातें तो मैं आपको बताऊंगा ही। इसके ज्यादा, इससे आगे भी बहुत कुछ बताऊंगा, जो सारी चीजें आप अपनी पर्सनल लाइफ में लेकर जाएंगे, और अगर आप उन्हें अप्लाई करते हैं तो मजा बहुत आएगा, इसकी गारंटी पूरी है। भाषा में आमतौर पे हिंदी ही रखूंगा, और ताकि हम सबको समझ में आए और आसानी से समझेंगे, ठीक है? धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। ओके, कई सारे नोट्स आपको पहले भी मिल चुके होंगे इस क्लास को शुरू होने से पहले, और आपका एक पोर्टल बनाया जाएगा अखंड गुरुकुल में। उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड भी आपको या तो मिल चुका होगा, नहीं तो इस क्लास के बाद मिल जाएगा। उसमें भी बाकी के जो मेरी वर्कबुक हैं, जो नोट्स हैं, जो असाइनमेंट है, वो अपलोड होते रहेंगे टाइम टू टाइम। उसे आप देखेंगे और करेंगे भी, ठीक है? एक बात, सबसे पहली लाइन जो मैं आप इस सेशन की शुरुआत में बोलूंगा कि ज्योतिष पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस करने से इंसान सीखता है। ज्योतिष पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस करने से, दूसरों की कुंडलियां देखने से इंसान सीखता है। ये बात हमको समझनी है, ठीक है? तो थ्योरी पढ़ने में मजा बहुत आता है, पर रियल लाइफ में एक्चुअल में किसी स्ट्रेंजर का चार्ट देखने का जो कॉन्फिडेंस है, वो गेन करने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे करनी है, किस दिशा में करनी है, उसमें मैं आपको गाइड करूंगा। कोई भी एस्ट्रोलॉजर बन रहा है या फिर कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, उसके लिए, जैसे किसी को अगर मान लीजिए आर्मी में जाना है, डिफेंस में जाना है, तो कुछ बेसिक चीजें उसको चाहिए होंगी। कोई बताएगा क्या होगा? चैट में बताइए। कुछ बेसिक चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, जैसे कि हेल्दी हो भाई, ठीक है? दौड़ भाग कर सके, थोड़ा सा बलिष्ठ, एकदम से ऐसे मुरझाया हुआ सा है तो उसमें मजा नहीं आ रहा, राइट?
तो ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट है कि भैया आपको हेल्दी रहना है, फिटनेस पे ध्यान देना है। और ऐसा नहीं कि जॉब मिल गई, डिफेंस में चले गए, बस तब तक हेल्दी रहना, उसके बाद पेट निकाल के खड़े हो जाओगे। नो, उसके बाद भी आप अपनी आर्मी में हैं, आप अपनी डिफेंस पे ध्यान दीजिए और अपनी जो कलीग्स हैं, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डे टू डे लाइफ में आप बाकी की चीजें धीरे धीरे सीखते रहते हैं। ऐसे ही ज्योतिष बनने के लिए आपको अपने लिए कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी प्रैक्टिस है जो करनी पड़ेगी। पहली बात, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप खुद अपनी जिंदगी में प्रॉस्परस नहीं है, अपनी खुद की जिंदगी में खुश नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं तुम्हें खुश करूंगा और तुम्हारी समस्या दूर कर दूंगा। ठीक है, तो पहले एक एस्ट्रोलॉजर को अपनी जितनी समस्याएं हैं उससे तो ऊपर उठना ही चाहिए। तो कुछ मैं ऐसे, आप इसे उपाय कह लीजिए, रेमेडी कह लीजिए, मैं आप सबको बता रहा हूं और आप कल से इसे करना शुरू करेंगे। और जब तक आपकी ज्योतिष की जर्नी चल रही है तब तक आप इसको करते रहिएगा, यानी कि जिंदगी भर। ठीक है, लाइफ लॉन्ग। ठीक है, ये रेमेडी आप अपनाएंगी और ये आपके डेली रूटीन का पार्ट बन जाना चाहिए। मैं ये चाहता हूं आप सभी से। ठीक है, पहली रेमेडी को मैं कहता हूं, ये वास्तु का उपाय है जो कि हर कोई अपने घर में करेगा। इसे मैं डीक्लटरिंग कहता हूं। ये आपकी लाइफ की 80% प्रॉब्लम्स को विद इन 3 to 6 मंथ गायब कर देगा अगर आप ये रेमेडी करते हैं, विच नेम इज डीक्लटरिंग। डीक्लटरिंग मतलब क्या है? डीक्लटरिंग का मतलब होता है अपने घर का जो कूड़ा कबाड़ है, करकट है, जो जरूरत नहीं है आपको, प्लीज उसे हटा दीजिए। प्लीज रिमूव देम। वो जो चीजें आपने सोच रखी थी हाँ कभी काम आएंगी, कभी, वो कभी कभी नहीं आता, हमें भी पता है। ठीक है, पर वो आपके घर में एक कूड़े की तरह या फिर एक अनवांटेड चीज की तरह पड़ा रहता है, जिनके आप अपने बेडरूम को और अपने पूरे घर को व्यवस्थित करना शुरू करिए और घर का कचरा निकालते जाइए। इसे हम कहते हैं डीक्लटरिंग। कर लोगे, आसान काम है, सुनने में आसान लगता है बस। ठीक है, कठिन क्यों है? क्योंकि आपका परिवार भी शामिल है। कि अब पत्नी बेचारी वो साफ करेगी, पतिदेव कहेंगे अरे लो ये भी साफ कर दो, तो फिर आप कहोगे मैं ही क्यों करता रहूं या मैं ही क्यों करती रहूं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये लड़ाइयां होंगी घर में। आप कुछ कहोगे मम्मी इस सामान की जरूरत नहीं है, उसको हटा दो, मम्मी कहेंगे अरे नहीं जरूरत पड़ सकती है कभी भी। तो ये भी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। पर इन सारे कॉन्फ्लिक्टों से आगे बढ़कर आपको आगे जाना है और अपने जो घर है उसकी डीक्लटरिंग करेंगे। इफ एवरीबडी इज एग्री, समझ में आया, से यस, चैट में लिखिए यस। डीक्लटरिंग योर हाउस, डीक्लटर योर हाउस। 1 हफ्ता लगेगा करने में, लंबा काम है। और उसके बाद इसको मेंटेन करना है, उसके बाद आपको इसे मेंटेन करके रखना है। ये वास्तु का सबसे बड़ा उपाय है और मैंने जब इसको सीखा था, जब खुद किया, जब जितने स्टूडेंट्स को बताया उनके रिस्पांस एक्सीलेंट है। तो 3 से 6 महीनों में काफी प्रॉब्लम्स गायब हो जाती। पहली चीज। दूसरा, अपने घर का जो एंट्रेंस है, अब आप फ्लैट में रहते हो या फिर आप कहीं पर भी, जैसे आपका बंगला है, विला है, उस पे रहते हो, तो जो एंट्रेंस है आपके गेट का, वो आपके घर में आने वाली प्रॉस्पेरिटी का सबसे बड़ा मेन बिंदु होता है। इसलिए आप हर थर्सडे को गंगा जल में हल्दी मिलाकर उसको साफ करेंगे। ठीक है, जैसे ऐसे प्यार से आप अपने बाबू को नहीं ऐसे सहलाते हैं सब लोग। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे प्यार से, प्रेम से अपने एंट्रेंस को साफ करेंगे। ठीक है, आप देखोगे तो गांव में गोबर का लेप लगाया जाता था, 2 दिए जलाए जाते थे, शुभ लाभ किया, रंगोली बनाई जाती थी। ठीक है, तो ये इंडिकेशन होता है कि मेरे घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। ओके, ये दूसरी रेमेडी है जो आप करेंगे। तीसरी रेमेडी है, एक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपकी जो बोली है, आपकी जो वाणी है, वो बड़ी कीमती है। आप जो बोलो वो सच हो जाए, जो प्रेडिक्शन दो वो सच हो जाए, जो उपाय दो वो दूसरों को लग जाए, और कुंडली में जो नहीं लिखा हुआ है वो भी आपके मुंह से निकल जाए। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से होता है, पढ़ाई से तो होता ही है, पर पढ़ाई के ऊपर, मेहनत के ऊपर एक चीज होती है, दैट इज लक और किस्मत। ठीक है, आपकी किस्मत तेज रहे, आप जब भी कुंडली पढ़े वो ज्ञान सबसे ज्यादा आपके अंदर प्रवेश करे, आपके साथ लंबे समय तक रुके। क्योंकि ज्योतिष पढ़ते पढ़ते अभी आप लोग कई साल आगे गुजार दोगे और कई सारे रूल्स, फॉर्मूले, टेक्निक ये सब आप सीख लोगे। ठीक है, लेकिन वो याद रहे, आपको सही समय पर याद रहे, नहीं कर्ण वाला हाल हो जाएगा कि बल तो सब है, ताकत तो सब है, ब्रह्मास्त्र तो सारे हैं, लेकिन जब कुंडली देख रहे हैं तो डब्बा गोल हो जाता है। ठीक है, तो डब्बा गोल ना हो आपका, इसके लिए हम प्रतिदिन गायत्री साधना करेंगे।
हर दिन गायत्री साधना करनी है। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुना ये मंत्र? ये गायत्री मंत्र है, ठीक है। गायत्री मंत्र में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि मुझे दीक्षा नहीं मिली तो मैं कर नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, ऐसा नहीं सोचना। करना है, बस करना है, ठीक। गायत्री साधना करने का सही तरीका यह है कि आप एक, या तो कुश का आसन आता है, एक लाल रंग का या ऑरेंज रंग का, अगर आपको कुश का आसन मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है, ठीक है। उस पर हम बैठेंगे। हमारा जो चेहरा होगा वो या तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ या फिर ईस्ट की तरफ रहेगा, और हम बैठेंगे। लेटते लेटते मत साधना करने लग जाना, ठीक है। नहीं, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है। ये लेट की साधना करता है, ठीक है। तो अच्छे से नहाने के बाद भी कर सकते हो, बिना नहाए भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करना जरूरी है। कितनी माला करनी है, कितने बार करना है? 108 टाइम्स स्टैंडर्ड है, ये करना चाहिए। माला चाहो तो माला रखो, नहीं तो आजकल काउंटर आते हैं, मैं वो यूज करना गुरुजी लोग बताते नहीं है, बट शुरुआती दिनों के लिए आप चाहो तो काउंटर्स यूज कर सकते हो। नहीं तो एक तुलसी माला ले लीजिए या रुद्राक्ष माला ले लीजिए, उससे भी आप चैंटिंग करेंगे, ठीक है। इस तरह से चैंटिंग कर सकते हैं। हाथों में गिन सकते हैं तो हाथों में गिन लीजिए। 108 इज द नंबर जो आपको करना है, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है सब? किस दिन शुरुआत करनी है? शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार के दिन आप ये शुरू कर दी, ठीक है। एक माला, एक आसन, एक मंत्र। कितना टाइम लगेगा आपको 108 मंत्र बोलने में? क्या लगता है कितना टाइम लग जाएगा? एक दिन लग जाएगा पूरा? 15 से 20 मिनट? यस, ऐसे ही लगेगा। 15 to 20 मिनट्स आपके लगेंगे। एंड इसका रिजल्ट डे 1 पे मिलता है। डे 1 पे रिजल्ट क्या है वो भी लिख लीजिए। क्या होगा जब आप ये माला जाप करना शुरू होंगे? आपको बुखार आ जाएगा, आप में से कई लोगों को माइल्ड सा फीवर आएगा। दूसरी चीज, आपकी किसी से बेवजह झगड़ा हो जाएगा। तीसरी चीज, आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जल जाएगा, फूक जाएगा या खराब हो जाएगा। कोई पानी का पाइप फट जाएगा या पानी का लीकेज हो जाएगा आपके घर में, ठीक है। थोड़ा अनईजी सा, ये सारी जो मैंने बता दी मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि जब ये होने लगेगा और अगर मैं ना बताऊं तो आप कहोगे हाय दैया लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। नो, जब आप गायत्री साधना करते हैं तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप छोड़िएंगे नहीं गायत्री अपनी साधना, गायत्री का पाठ करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। ये तीसरा उपाय, पहला था डीक्लटरिंग, दूसरा एंट्रेंस की सफाई, तीसरा है गायत्री साधना, चौथा है हम यहाँ पर अपनी इच्छाएं या फिर हमें जो प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हम अपनी लाइफ में जो बेहतरी चाहते हैं, किसी को जॉब चाहिए, किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को मैरिज चाहिए, किसी को वेल्थ चाहिए, ओके। इसके लिए हम वैदिक तरीके से हर दिन सोने से पहले मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। इसे उठने के बाद भी किया जा सकता है, तो सोने से पहले भी कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। सुबह उठ रहे हैं तब भी कर सकते हैं, रात में सोने जा रहे हैं तब भी कर सकते हैं। आपको अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद रखना है, और आप फिर से बोल रहा हूं, आपको अपना राइट नॉस्ट्रल बंद रखना है। क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल, ठीक है। अंगूठे से कर लीजिए, उंगली से कर लीजिए, एंड टेक अ डीप ब्रेथ फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रल, ठीक है। जो आपकी बाइंग नॉस्ट्रल है, इससे एक डीप ब्रेथ लेंगे। डीप ब्रेथ मतलब बढ़िया 40-50 सेकंड आपके लगने चाहिए, इतनी लंबी गहरी सांस लेंगे और वट एवर यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ, आप उसे इमेजिन करेंगे अपने मन के अंदर, ठीक है। ये 4 से 5 दिनों में ये रिजल्ट देने लग जाता है। आपको गुड न्यूज मिलने लग जाएंगी, आपको बेहतर लगने लग जाएगा, आप हल्का महसूस करेंगे। जो टेंशन दिमाग में, जो स्ट्रेस थी, वो धीरे 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 आप इससे दूर जाएगा। जितने दिन आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्ट्रांग आपका मैनिफेस्टेशन होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये वो तरीके हैं, ये वो टूल हैं जिससे कि एक एस्ट्रोलॉजर बेहतर अपनी जिंदगी को खुद को बनाता है, अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाता है, ठीक है। 5वीं और आखिरी चीज, एक एस्ट्रोलॉजर के पास ना देने के लिए कुछ होना चाहिए। जैसे कि अभी अगर माधवी तिवारी जी मुझसे कहें कि पंडित जी 100 रुपया उधार दे दो, ठीक है, तो मेरे पास 100 रुपया होना चाहिए इनको देने के लिए। अगर नहीं होगा तो मैं कैसे दूंगा, ठीक है। कोई कह रहा पेटीएम कर देंगे, अरे नहीं भाई, मतलब पेटीएम में भी नहीं है ऐसा मानो, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं समझते, दिमाग लगाने लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास है तभी तो मैं दे पाऊंगा। ऐसे ही एक एस्ट्रोलॉजर जब कुंडली पढ़ रहा है, ठीक है, उसके पास ब्लेसिंग्स होनी चाहिए देने के लिए, ताकि सामने जिसकी भी कुंडली पढ़ी जा रही है उसका भला हो।
हम जिस भी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखाते हैं उसका भाग्य हमसे जुड़ता है, उसका भाग्य हम पे काम करता है। तो और प्लस ये जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, ये आपको हर तरह के उपाय देने के काबिल बनाएगा। हम लोग ये बात समझते नहीं, हर तरह का उपाय एक एस्ट्रोलॉजर नहीं दे सकता। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स की पर्सनल कुंडली भी होती है, उसके अकॉर्डिंग वो मंत्र देंगे तो सिद्ध हो जाएगा, वो कोई उपाय टोटका बताएंगे तो सामने वाले को लग जाएगा, कोई रत्न पहनाएंगे तो वो सूट करेगा लोगों को, ऐसा सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो उतना फाइंड आउट करने से अच्छा है कि वो सारी चीजें हम एज एन एस्ट्रोलॉजर अपने अंदर अट्रैक्ट कर लें, जो कि हमारे सफर में हमारे काम आएंगे। 4 एलिमेंट होते हैं ज्योतिष में, वैसे तो दुनिया में 5 होते हैं, पर ज्योतिष में 4 काउंट किए गए हैं। पहला एलिमेंट है फायर। ठीक है, फायर एलिमेंट की रेमेडी हमें रोज करनी है, इससे हमारी जिंदगी में पैशन बना रहता है, कुछ ऐसे कुछ चाहिए, कुछ बड़ा अचीव करना है, ये हमारे मन में हमेशा बना रहता है। फायर एलिमेंट की रेमेडी होती है कि लाइटर दिया। आप पुराने टाइम में देखेंगे तो हवन हुआ करते थे घर में, अभी तो घर में हवन करना इज अ बिग थिंग। आप में से कुछ लोग होते होंगे जो छोटा छोटा हवन करते होंगे, बहुत अच्छा है, करते रहिए। ये आपके अंदर जज्बा पैदा रखे, जज्बा बना के रखेगा कि जीवन ऐसे ही नहीं बिता देना है, कुछ हासिल करना है। ठीक है, प्लस जितनी भी फायर रिलेटेड रेमेडीज हैं ये अब आप किसी को दोगे तो उसको सूट करेंगी, उसे लगेंगी। क्या करना है, सनसेट के बाद एक दिया जलाना है, साउथ डायरेक्शन में जला सकते हैं, घर के मंदिर में जला सकते हैं, अपनी खोपड़ी के ऊपर जला सकते हैं, जलाने से मतलब है। ठीक है, सो एक दिया जलाना है। ठीक है, उसके बाद इससे फायर एलिमेंट बैलेंस होगा। दूसरा है वाटर एलिमेंट, ये हमारे रिलेशनशिप्स के लिए और हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। प्लस जब आप फायर एलिमेंट की वाटर एलिमेंट की रेमेडी करते हैं, डेली करते हैं, तो किसी को भी वाटर एलिमेंट के उपाय, अभी आपको नहीं पता होगा वाटर एलिमेंट के उपाय क्या होते हैं, पर धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, वो देने के लायक बन जाते, अब आप दोगे तो दूसरे को लगेगा, और खुद की लाइफ में क्या फायदा होगा, खुद इमोशनली बैलेंस रहोगे आप। ठीक है, क्या करना है, नहाना है। ठीक है, अब आप कहोगे पंडित जी हम तो रोज नहाते हैं, कुछ कहेंगे मैं तो नहीं नहाता, मैं तो अमावस्या अमावस्या नहाता हूँ सिर्फ। ठीक है, तो कोशिश करिए कि रोज नहाइए ठंडे पानी से, और स्नान मंत्र का एक बार जाप करेंगे। इसका तरीका बता देता हूँ, दोनों हाथों में पानी लेंगे और स्नान मंत्र का जाप करेंगे। गंगे चा यमुने चा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये मंत्र है, गूगल करेंगे मिल जाएगा। ठीक है, स्नान मंत्र बोलते हैं इसे। ये मंत्र ऐसे हाथ में पानी लिया, मंत्र बोला, अब ये पानी आप अपने ऊपर डालेंगे, उसके बाद आप कंडीशनर लगाना है, बॉडी वॉश लगाना है, जो लगाना है लगाइए, पर शुरुआत ऐसे होगी आपकी। ठीक, तो फायर बैलेंस हुआ, वाटर बैलेंस हुआ, अब क्या बचा, हवा, एयर। एयर एलिमेंट इज फॉर योर कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन खुद के साथ दुनिया के साथ बेहतर रहे, आपकी जो रीच है वो सब ज्यादा से ज्यादा दूर पहुंचे। इसके लिए आपको मैंने गायत्री साधना बताई है, वही रेमेडी यहाँ पर भी काम आएगी। एयर मतलब कोई मंत्र बोलो आप। ठीक है, वो सात्विक मंत्र हो जैसे राम राम कृष्ण कृष्ण ओम ओम, वो भी बढ़िया है। ठीक है, वो कोई बीज मंत्र हो, प्राम प्रीम ओम शम शनिश्चराय नमः, वो भी ठीक है। वो गायत्री मंत्र हो, वो भी ठीक है। ओके, अगर आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं ये रेमेडी। किसी भी तरह का मंत्र चालीसा स्तुति अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने एयर एलिमेंट का उपाय कर रहे हैं। ठीक है, एयर एलिमेंट जब वीक होता है तो कम्युनिकेशंस की प्रॉब्लम होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होती हैं, आपको सम्मान इज्जत नहीं मिलती है आपके काम की, आप इग्नोर किए जाते हो, नोटिस नहीं किए जाते हो, ये पर्सनल लाइफ में आप देखोगे। ठीक है, और जब आप एयर एलिमेंट की रेमेडी करने लगोगे तो आप दूसरों को मंत्र देने के काबिल बन जाओगे, दूसरों को जब आप मंत्र दोगे तो उनको लगेगा। लास्ट है हमारी अर्थ एलिमेंट। ठीक है, पृथ्वी तत्व, ये सबसे जरूरी है, ये पैसा है। पृथ्वी तत्व इज मनी, एवरीबडी वांट्स मनी। कोई ऐसा है जो कहता है नहीं मेरा पैसा ले जाओ? ठीक है, कोई नहीं। तो एवरीबडी वांट्स मनी, पैसा आए भी, पैसा रुके भी, और वो पैसा फलित भी हो हमको, हम ऐसा भी चाहते हैं। तो अर्थ एलिमेंट की जो रेमेडी हमें करनी होती है वो सुबह उठेंगे और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मिले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, और धरती माता के पैर छूकर आप रोज सुबह उठा करेंगे। ठीक है, प्लस गंदगी नहीं फैलाएंगे, धरती माता को चोट नहीं पहुंचाएंगे कि कहीं पर भी थूक दिया। आप देखिएगा जिनकी आदत ऐसी होती है उनके फाइनेंशियल अनस्टेबल रहते हैं, कभी ज्यादा कभी कम कभी ऐसा। कूड़ा करकट खुद फैलाने से बचिए, कहीं दिख रहा है तो डस्टबिन में डाल दीजिए। प्लस वृक्षारोपण यानी कि पेड़ पौधे खुद भी लगाइए, और जो लगे हुए हैं उनकी प्रोटेक्ट कर, उन्हें उनका ख्याल रखिए। ठीक है, ये ऐसी जो मैंने आपको बातें बताई जो डे टू डे लाइफ में आप वैसे भी नहाते तो है ही। ठीक है,
घर को साफ भी करना आप ही की भलाई है। कोई मंत्र बोलने से आप ही बेहतर होते हैं, ठीक है। और धरती माता की सफाई से धरती भी अच्छी होगी, घर भी अच्छा होगा, ठीक है। तो कितने उपाय हमने सीखे, एक बार इसको वापस से याद कर लेते हैं। पहला है डिक्लटरिंग योर हाउस, दूसरा है क्लीन योर एंट्रेंस, तीसरा है मैनिफेस्टेशन के लिए कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है रात को सोते समय और अपनी इच्छाएं हमें सोचनी है या मांगनी है। फिर हमने एलिमेंट्स की बात करी, 4 एलिमेंट्स के 4 रेमेडीज की बात करी, और ये हमने इतना सीखा। अगर एक एस्ट्रोलॉजर ये सारी चीजें अपने डे टू डे लाइफ में जोड़ दे, उससे ज्यादा प्रसिद्ध कोई नहीं बनेगा, उससे ज्यादा इनकम किसी की नहीं होगी, और उसकी ज्यादा सटीक प्रेडिक्शंस किसी की नहीं होगी, और उसके उपाय, उसकी रेमेडी सबसे ज्यादा लोगों को लगेगी। सबसे ज्यादा लोग कहेंगे कि आपने जो बोला था, जैसे अभी आए थे एक भाई साहब, आपने चांदी के गिलास में पानी बोला था, मैं उससे बाहर निकला, ऐसे ऐसे रिस्पॉन्सेज आपको मिलने लगेंगे। हम करेंगे क्या ये? मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो थ्योरी से एक कदम आगे है। थ्योरी तो मैं भी सिखा दूंगा, कोई और भी सिखा सकता है आपको, पर ये जो छोटी छोटी चीजें एक एस्ट्रोलॉजर को एक बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बनाती है, प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर बनाती है, ये वो चीजें हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए हमें। चलिए, ये हो गए। अब आप तैयार हो गए हैं एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, एक प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए। अब हम अपने कोर्स में आगे बढ़ते हैं, और दूसरी चीज जो हम सीखेंगे, कुछ वोकैबुलरी हमें समझनी पड़ेगी, कुछ वोकैबुलरी हमें सीखनी पड़ेंगी, कुछ शब्द, ठीक है। जैसे कि कोई अगर आप में से फिजिक्स पढ़ता होगा तो उसे फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इनके एक्रोनिम्स ये सब याद करने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसे कोई केमिस्ट्री में है तो उसे चेन रिएक्शन, केमिकल नेम्स ऑफ द कंपाउंड, ये सब सीखना पड़ता है। वैसे ही जब आप ज्योतिष सीखने आए हैं तो आप लोग अगर वीडियो ऑन कर देंगे तो मुझे और अच्छे सुंदर चेहरे दिखेंगे आपके, ठीक है। अभी काली काली स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ कुछ शब्द हमें वोकैबुलरी के माध्यम से सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं उस वोकैबुलरी को। हाउसेस हम सबको पता है, 12 हाउसेस होते हैं, 12 हाउसेस के एट्रीब्यूट्स हमें याद है, ठीक। एक वोकैबुलरी तो आपको याद हो गई। फिर हमें पता चला कि 12 राशियां भी होती हैं, 12 राशियों के नंबर हैं, फिक्स है जो कि, तो हमें राशियां भी याद हो गई। फिर हम आए तीसरी चीज में, विच इज प्लैनेट्स, तो ग्रहों के नाम भी हमको थोड़े बहुत याद हो गए। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं प्लेनेट की, जैसे कि एक शब्द आप बार बार सुनोगे, रेट्रोग्रेड, ठीक है। हिंदी में से वक्री कहते हैं, इंग्लिश में से रेट्रोग्रेड कहते हैं। रेट्रोग्रेड का क्या मतलब होता है? सिंपल, प्लेनेट 3 टाइम्स मोर पावरफुल है। अब वो शनि नॉर्मल शनि नहीं रह गया। पहले अगर नॉर्मल शनि होता तो शायद ये आपको सिर्फ एक कंटाप मारता, एक चाटा मारता, पर अगर ये रेट्रोग्रेड शनि हो गया है तो अब ये सीधे तलवार मारेगा पेट में, आर पार, बिकॉज नाउ सैटर्न इज 3 टाइम्स मोर पावरफुल। तो रेट्रो मीन्स वेरी पावरफुल, 3 टाइम्स मोर पावरफुल। पहली चीज रेट्रो के लिए ये याद रखनी है। रेट्रो कोई प्लेनेट है या नहीं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाओगे तो या तो प्लेनेट के ऊपर इस तरह से स्टार बना होगा तो समझ जाना कि वो रेट्रोग्रेड है, या फिर ऐसे आर लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये रेट्रोग्रेड प्लेनेट है। रेट्रोग्रेड प्लेनेट और क्या करता है, और क्या समझना है हमें इसके लिए? रेट्रोग्रेड प्लेनेट जहां बैठा है वहां का रिजल्ट तो देगा ही देगा, और एक हाउस पीछे का भी रिजल्ट देगा। ये चीज भी हमको इस समझ के रखनी है, याद रखनी है। जहां बैठा है वहां, इट इज लाइक कि शनि जा रहा था, चल रहा था बढ़िया अपनी चाल में, किसी ने पीछे से बुलाया, ओए शनि पीछे देख, ठीक है। शनि पीछे देखा मुड़ के, उसी समय आप प्रकट हो गए, ठीक है, इस धरती पर। तो आपकी कुंडली में जब शनि ने पीछे मुड़ के देखा था तो वक्री शनि या रेट्रोग्रेड शनि आ गया, ठीक है। मोर पावरफुल, 3 टाइम्स मोर पावरफुल। जिस हाउस में बैठा उसका रिजल्ट भी देगा, एक हाउस पीछे जाकर भी उसका रिजल्ट देगा। तो अगर मान लेते हैं कि किसी का रेट्रो सैटर्न इस तरह से और एक हाउस पीछे चंद्रमा बैठा है, तो क्या अब आप कहोगे कि शनि चंद्रमा का मिक्स रिजल्ट इसको मिलेगा, या आप ये कहोगे कि नहीं, शनि और चंद्रमा तो अलग अलग हैं तो ये रिजल्ट साथ में नहीं देंगे? समझ गया? आप कहोगे कि पंडित जी यहाँ का रिजल्ट तो शनि देते ही देते, लेकिन जब वो पीछे जाएंगे तो चंद्रमा वहीं पर बैठा था, तो मून और सैटर्न के रिजल्ट भी कॉमन रूप से हमको मिलेंगे। राइट समर्थ शर्मा जी, ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं जुपिटर यहाँ पे वक्री है, तो जुपिटर 11th हाउस का रिजल्ट तो देगा ही देगा।
एक हाउस पीछे जाकर भी रिजल्ट देगा। ठीक है, तो अब आप ये भी देखोगे कि अगर हम इसको कहें नेकी करो जूते खाओगे, ठीक है, तो ये भी कहेगा हाँ ऐसा होता तो है मेरी लाइफ में, जबकि इसका जुपिटर यहाँ बैठा हुआ था। अब यहाँ पे जो पहली कंफ्यूजन आपके माइंड में आएगी, अच्छा तो पट्टी जी फिर यहाँ से जुपिटर की दृष्टि तो यहाँ जाती, तो क्या हम जब इसको पीछे लेकर आ रहे हैं तो इसकी दृष्टि भी बदल जाएगी? आंसर है नो। दृष्टि आपको वहीं से देखनी है जहां पर नेचुरली आपका प्लेनेट बैठा था। ठीक, पीछे जाकर बस आपको देखना है कि कोई प्लेनेट बैठा है तो उसके साथ कैसा रिजल्ट देगा और इस हाउस में जुपिटर कैसा होता है। ठीक है, राहु केतु हमेशा ही वक्री रहते हैं, ऑलवेज। तो राहु के ऊपर आपको स्टार मिलना, कुंडलियों में केतु के ऊपर स्टार मिलना या आर लिखा हुआ मिलना, इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस। लाखों में कोई 2-4 होते हैं जिनके राहु और केतु वक्री नहीं होते हैं। ठीक है, उसे स्तंभी राहु कहते हैं, स्तंभी राहु या स्तंभी केतु। ठीक है, पर वो बहुत रेयर किसी के चार्ट में देखने को मिलता है, अदरवाइज हम सब के चार्ट में लगभग राहु और केतु वक्री ही मिलते हैं। ठीक, तो हमने समझा वक्री का क्या मतलब है। दूसरा शब्द जो मैं आपको चाहता हूं आप याद रखें, दैट इज कंबस्ट। कंबस्ट को हिंदी में कहते हैं अस्त। अस्त हो गया, ठीक है, सितारा डूब गया, अस्त हो गया। इसको समझना कैसे? जैसे मैंने वक्री के लिए समझा कि शनि जा रहे थे, पीछे किसी ने बुलाया, शनि ने पीछे देखा तो उल्टा हो गया, शनि मूव कर गया। ठीक है, कंबस्ट में क्या होता है, कोई भी प्लेनेट जो सूर्य के बहुत पास आ जाता है, सूर्य के बहुत निकट आ जाता है, तो सूर्य इतना बड़ा है और हम इतने से एक मच्छर के बराबर। ठीक है, और उसकी लाइट इतनी ज्यादा है कि उसकी लाइट में आप हो जाओगे। उसकी लाइट इतनी ज्यादा है कि उस लाइट में कोई दिखता ही नहीं है। जैसे कभी बहुत बड़ा कोई पावर लाइट का अपने घर में आप रखिए और फिर छोटी सी चीज उसके सामने रख दीजिए, वो लगता है कि वो अदृश्य हो गई है, पर क्या एक्चुअली में अदृश्य हुई थी वो? आंसर है नहीं, वो अदृश्य नहीं हुई थी, वो थी वहीं पे, बस दिख नहीं रही थी। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कंबस्ट प्लैनेट का मतलब भी यही होता है। जैसे कि शनि है, अगर वो कंबस्ट हो जाए, सैटर्न इज कंबस्ट। ठीक है, तो शनि आप देखोगे सूर्य कहीं आसपास ही मिलेगा, तभी ये शनि कंबस्ट हुआ है। तो क्या होता है, प्लैनेट्स के ऊपर या तो सी लिखा होता है या फिर हिंदी में आ लिखा होता है। ओके, इस तरह से होता है। इसका अर्थ क्या है, प्रैक्टिकली क्या देखना है, उस ग्रह से मिलने वाले रिजल्ट अब दुनिया को दिखाई नहीं देंगे, जैसे वो प्लेनेट नहीं दिखाई दे रहा था। तो फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी का अगर मरकुरी कंबस्ट हो जाए, मरकुरी तो वाणी का देवता है, कम्युनिकेशन है, बिजनेस स्किल्स है, एनालिटिकल माइंड है, लेकिन अगर मरकुरी कंबस्ट हो गया तो अब इन्हीं सारी ये गुण है इसके अंदर, ऐसा नहीं कहोगे आपके आपके अंदर ये गुण नहीं है, दुनिया की तारीफ नहीं मिलेगी। दुनिया कभी कहेगी कि नहीं यार तुम्हारा बिजनेस स्किल तो एक नंबर है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं कहेगी दुनिया, इसको वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी। अब वहीं पे अगर शनि कंबस्ट हो जाए तो शनि मेहनत के प्लेनेट है, कर्म के प्लेनेट है, हार्डवर्क के प्लेनेट है, तो लोग इसकी मेहनत को, कर्म को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, तारीफ नहीं मिलेगी उसकी। ठीक है, जुपिटर कंबस्ट हो जाए तो इसके द्वारा किए गए अच्छे काम जो हैं उसकी तारीफ इसको नहीं मिलती है। ठीक है, इस तरह। अच्छा एक बात बताइए, परछाई को कोई कंबस्ट कर सकता है क्या? परछाई तो वैसे ही नहीं थी, वैसे ही वो धुंध था, उसको उसको कैसे गायब करेंगे? तो यहाँ पे आप समझ गए, परछाई 2 प्लेनेट है। ठीक है, शैडो प्लेनेट जिनको हम कहते हैं, एक राहु एक केतु। ठीक है, तो वहां पे हमें कंबस्ट नहीं मिलते ये प्लेनेट, या वो काम नहीं करता है कंबस्ट का कॉन्सेप्ट इनके तरफ। क्या सूर्य कभी कंबस्ट हो सकता है? राजा साहब नो, आई एम द वन हु नॉक्स, मैं वो हूं जो दूसरों को कंबस्ट करता है, राजा साहब की ये क्वालिटी है, तो राजा साहब का कैसे कंबस्ट हो सकते हैं? ठीक है, कंबस्ट प्लेनेट अगर किसी हाउस में बैठा है वो उस हाउस को जला देता है, ये दूसरी चीज आप याद रखेंगे। जैसे मान लेते हैं शनि यहाँ पे बैठे और कंबस्ट हो गए तो ये 7th हाउस को जला देंगे। जला देने शब्द से आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है अब 7th हाउस में। ठीक है, तो जैसे मैरिज है यहाँ पे 7th हाउस में, बिजनेस होता है 7th हाउस में, तो कंबस्ट प्लेनेट इनको यहाँ पे तकलीफ देगा, परेशानी देगा, उससे उस हाउस से मिलने वाले जो रिजल्ट हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे। चलिए, ये शब्द हमें समझ में आया, कंबस्ट। फिर एक शब्द और समझना है हमें, और वो शब्द है एक्सॉल्टेड, उच्च। हिंदी में क्या कहते हैं? उच्च।
आप में से किसी को अपने बुआ घर जाना अच्छा लगता है, या बचपन में ननिहाल जाना अच्छा लगता होगा, या कोई ऐसा दोस्त होगा जिसके यहाँ जाना बड़ा अच्छा लगता होगा? ठीक है, मेरी ऑडियो आ रही होगी आपको? ठीक है, मान लेते हैं कि एक हमारी बीच काजल जी हैं। काजल जी को बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने जब फ्रेंड के घर जाती हैं तो बहुत आराम से, एकदम सुकून से, मजे में रहती है। ठीक है, उस टाइम इनका सबसे ज्यादा काम भी होता है और सबसे ज्यादा हैप्पी भी रहती है। ऐसे ही हमारे प्लैनेट्स हैं, इनको भी कुछ कुछ राशियों में जाने में बड़ा अच्छा महसूस होता है, और जब वो उन राशियों में जाते हैं तो खुश रहते हैं, ऑप्टिमम पोजीशन पे रहते हैं। जैसे कि जो जुपिटर है, जुपिटर को मजा आता है 4 नंबर राशि में, चंद्रमा की राशि में। तो जुपिटर जो 4 नंबर की राशि में है वो उच्च के बोले जाएंगे, और इसको इस तरह की एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं पे ये जुपिटर को ना जब ये शनि की राशि में जाता है तो खास तौर पे मकर राशि में, तो इसको मजा नहीं आती, इसको दिक्कत होती है। कहता नहीं यार, क्यों ऐसा क्यों है, जुपिटर को क्या दिक्कत है मकर राशि से? मकर राशि मेहनत की, कर्म की, बिजनेस बनाने की, प्रोफेशन की, इस राशि, ये ऐसी राशि है। और जुपिटर जुपिटर ज्ञान, पंडिताई, ठीक है, पूजा पाठ, वो ऐसा प्लेनेट है। तो दोनों ही बिल्कुल विपरीत है। इसलिए वो कर्क राशि जहां पर घर है, परिवार है, एक्सपेंशन है, खुशियां हैं, कंफर्ट है, लग्जरी है, वहां पे वो शांति से बड़ा खुश है। लेकिन वहीं पर मकर राशि जहां पे मेहनत है वहां पे उतना खुश नहीं है। वहीं पे अगर हम मंगल को देखें तो मंगल यहाँ पे बहुत खुश है, क्योंकि मंगल का काम ही एनर्जी, एंथुजियाज्म, पावर, और यहाँ पे उसको काम मिल रहा, हार्डवर्क मिल रहा, जहां पर वो अपनी एनर्जी चैनलाइज कर सकता है। तो आप देखेंगे कि आप में से जिसका भी मंगल 10वीं राशि में बैठा है वो उच्च का मंगल लेकर इस धरती पर आया है। उच्च का मंगल मीन्स मार्स इज इन गुड मूड, अच्छे मूड में है मंगल। वहीं पे मंगल जब चौथी राशि में जाएंगे तो नीच के हो जाएंगे। नीच को हम इंग्लिश में कहते हैं डेबिलिएटेड, नीच। ऐसे ही राजा साहब जब पहली राशि में जाते हैं तो वो एग्जॉल्टेड है। राजा साहब को, कोई भी राजा किस चीज से बनता है? सेना से। यहाँ मंगल की सेना सलाम ठोकने पर खड़ी है राजा साहब को। तो सन इन एरीज इज अ गुड पोजीशन। वहीं पे शनि कहता है ये सब क्या करते रहते हो यार, तुम लोग काम वाम कुछ करते नहीं, बस इस शोशाबाजी करते रहते हो। तो शनि मेष राशि में नीच का है, डेबिलिएटेड है। और इसी का जस्ट उल्टा बिजनेस की राशि में शनि उच्च के हैं, और तुला राशि में जो सूर्य है वो नीच के। क्योंकि राजा साहब, मैंने आपको वेबिनार में बताया था कि जो राजा साहब हैं वो सिर्फ अपनी वाइफ से डरते हैं, रानी से डरते हैं। ठीक है, तो जब उसके घर जाते हैं तो नतमस्तक हो जाते हैं। ठीक है, तो सारा राजा, सारा उनका ऐश्वर्य वहीं पे गायब हो जाता है। फिर आते हैं और प्लैनेट्स पे। तो जो बुध है, मरकुरी, वो 6 नंबर राशि में उच्च का है, और शुक्र यहीं पे नीच के हैं। 12 नंबर राशि में शुक्र उच्च के हैं और बुध नीच के। आप समझ रहे हो, जस्ट उल्टा है। तो याद रखना आसान होगा, मैं इसीलिए ऐसा बना रहा हूं। चंद्रमा अगर आप देखोगे तो 2 नंबर में एक्सॉल्टेड है और 8 नंबर में डेबिलिएटेड है। ठीक, राहु केतु का कई सारी किताबों में कंसीडर करते ही नहीं है, कुछ किताबों में करते हैं। तो 3 नंबर और 9 नंबर राशि, तो कहा गया कि केतु यहाँ पर उच्च के हैं, राहु यहाँ पे नीच के। इसीलिए 3 नंबर में कहा गया राहु यहाँ पर एक्सॉल्टेड है और केतु यहाँ पे डेबिलिएटेड। कोई बच तो नहीं है कोई प्लैनेट? वीनस, मरकुरी, सन, मार्स, जुपिटर, आई थिंक सारे कवर कर लिए हमने। ठीक है, तो ये है एक्सॉल्टेड एंड डेविएटेड। एक्सॉल्टेड का मैंने क्या बताया कि द प्लैनेट इज हैप्पी, गुड मूड, पावरफुल। डेविएटेड में नॉट हैप्पी, नॉट इन अ गुड मूड, लिटिल बिट पावरलेस। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्रिकी सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। 8वां घर और छठा घर क्या देता है आपको? 8वां घर देता है मृत्यु तुल्य कष्ट, बहुत सारी परेशानियां। छठा घर क्या देता है आपको? रोग, रिपूरण। तो अगर यहाँ पर उच्च का प्लेनेट बैठेगा तो ज्यादा अच्छा है कि डेबिलिएटेड बैठेगा तो ज्यादा अच्छा है? तो आंसर है डेबिलिएटेड अगर बैठेगा तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि वो इस हाउस के, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है रिजल्ट देने में।
ठीक है। तो ये कहा जाता है ज्योतिष में कि 6, 8 और 12 घरों में अगर प्लेनेट डेबिलिटेड हो रहे हैं तो इट इज अ गुड थिंग। यहाँ पे एक्सॉल्टेड प्लेनेट अच्छे नहीं होते, क्योंकि एक्सॉल्टेड प्लेनेट पूरे मूड में रिजल्ट देने के आप, तो जब वो 8वें घर में एक्सॉल्टेड होगा कहेगा आओ भैया अप एंड डाउन कराते हैं लाइफ में, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इसकी पूरी लाइफ, अप एंड डाउन बहुत ज्यादा कराने लग जाता है। ठीक है। सिंह राशि में, कुंभ राशि में कोई भी डेबिलिटेड नहीं होता, कोई भी एक्सॉल्टेड नहीं होता। ये एक कॉन्सेप्ट हमको पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और बातें सीखते हैं, समझते हैं। आगे चले तो हमें आया अगला जो कॉन्सेप्ट, मेलेफिक प्लेनेट और बेनिफिक प्लेनेट। कुछ प्लेनेट है जो नेचुरली बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, उनका नेचुरली मन करता है इस इंसान का भला करें, इसको अच्छे रिजल्ट दें। कुछ प्लैनेट्स हैं ऐसे। कुछ प्लैनेट्स हैं जो कि आए हैं आपके जीवन में दुख, दर्द और पीड़ा क्रिएट करने। तो मेलेफिक में जो आते हैं वो शनि, मंगल, राहु, केतु। इसीलिए आप देखोगे जब इनमें से किसी ग्रह की दशा चलती है आपकी तो सबसे प्रोमिनेंट रिजल्ट मिलते हैं, याद रह जाने वाले। टांग टूटी थी, डाइवोर्स हुआ था, ऐसा करें आमतौर पे, नॉट ऑलवेज, आमतौर पे ये आपको याद रह जाता है। ऐसे ही जो बेनिफिक प्लैनेट है दैट इज जुपिटर, मरकुरी, मून, वीनस, ये पॉजिटिव प्लैनेट है। राजा साहब थोड़े क्रूअल हैं, राजा साहब थोड़ा क्रूअल है। पिता होते हैं ना, बेल्ट मारते हैं, बेल्ट बजाते हैं पापा, जब तक पापा बेल्ट ना बजाएं तब तक बच्चा पढ़ता नहीं। तो राजा साहब को थोड़ा क्रूअल होना पड़ता है, पिता को थोड़ा सख्त बनना पड़ता है। तो जो सन है मोर ऑफ द मेलेफिक की कैटेगरी में आता है, पर मेलेफिक से भी ज्यादा हम कहेंगे क्रूअल है, निर्दयी है। इसीलिए जब छठे घर में राजा साहब एंट्री मारते हैं तो हम कहते हैं छठे घर का सूर्य बहुत अच्छा, क्योंकि वहां पे जितने चैलेंजेस हैं राजा साहब उनको बड़ी सख्ती से खत्म करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसे हम कहते हैं मेलेफिक और बेनिफिक। ठीक है, आमतौर पे इसको भाषा यूज की जाती है नेचुरल मेलेफिक, नेचुरल बेनिफिक, मतलब प्राकृतिक तौर से नेचुरली ये अच्छा है और ये नेचुरली थोड़े से कष्ट देने वाले प्लेनेट है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको थ्रू आउट अपनी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी में हमेशा याद रखना है और हमेशा इसकी जरूरत भी पड़ती रहेगी, वो है दशा। दशा आपने सुना होगा, इसकी राहु की दशा चल रही, इसकी मंगल की दशा चल रही, इसकी शनि की दशा चल रही है। तो दशाएं कई तरह की होती हैं, मंडूक दशा, चर दशा, काल चक्र दशा, और जो सबसे प्रसिद्ध है जिसको लगभग हर कोई इस्तेमाल करता है उसे हम कहते हैं विंशोत्तरी दशा। ये एक सिस्टम है दशा का जिसमें हर ग्रह की टाइम पीरियड को फिक्स किया गया है। एवरी प्लैनेट्स टाइम पीरियड इज फिक्स। ठीक, विंशोत्तरी दशा टोटल 120 साल की होती है। आप में से शायद अपनी पूरी विंशोत्तरी दशा कोई भी नहीं देख पाएगा। ठीक है, कोई ना कुछ छूट जाएगा। तो हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। ठीक, तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई दशा छूट जाएगी। ठीक है, लाइफ ऐसे चलती है। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, मरकुरी। ठीक है, ऐसे दशाओं का चक्र चलता है। ठीक है, इनके साल फिक्स हैं, जैसे कि वीनस 20 साल का है, शनि 19 साल की दशा है। ठीक है, और आपका जो बुध है 16 साल की दशा है। तो इनकी जो दशा पीरियड होते हैं ये फिक्स होते हैं। पर आपके मन में जो सवाल आएगा वो ये आएगा, ये देखना कैसे होता है। तो इसके लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जैसे ये मैं एक कुंडली यूज करता हूँ। ठीक है, तो इस कुंडली में आप देखेंगे तो नीचे जाकर एक टॉपिक आता है विच इज दशा पीरियड। ये देखिए यहाँ लिखा है विंशोत्तरी दशा। आप हॉरोकॉस्मो ऐप भी यूज करेंगे तो उसमें भी लिखा रहता है, बट इसको पढ़ने में कई बार गलती हो जाती है जब हम नया नया सीख रहे होते हैं। याद रखिए, जैसे बुध 17 साल का है, अच्छा मैंने वहां 16 लिख दिया, 17 साल का है। केतु ये 7 साल का है, शुक्र 20 साल के, सूर्य 6 साल की, चंद्रमा 10 साल का, मंगल 7, राहु 18, गुरु 16 साल, शनि 19 साल। फिर से देखिए, बुध से कहानी शुरू हुई थी इस व्यक्ति की, बुध पे जाके खत्म हुई, पर ये बीच में ही कहीं निपट लेगा, ये आखिरी बुध तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये किसी मोस्ट प्रॉब्ली जुपिटर की या फिर राहु की दशा तक आते आते ये पूरा हो जाएगा।
ठीक है, यही इंसान का जीवन है आमतौर पे। ठीक है, आप में से कोई महापुरुष होगा तो देख भी लेगा, तो बुरा मत मानना है। चैलेंज एक्सेप्ट करना हो तो कर लीजिए, आपका ही भला है। अब जो चीज याद रखनी है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ये केतु की दशा, अभी का एग्जाम शुक्र की दशा है, इसकी कब शुरू हुई? 25 मई 2008 को। कब तक चलेगी? 25 मई 2028 तक, 20 साल। इसे हम कहेंगे महादशा। महादशा मीन्स वेरी बिग पीरियड। ये जितने भी साल लिखे हुए हैं सब महादशा के ही अंतर्गत आते हैं। महादशा। अब अगर कोई पंडित जी आपसे मिले और कहें कि अरे तुम्हारी शादी ना शुक्र की महादशा में हो जाएगी, तो आप उन पंडित जी को क्या कहोगे? पंडित जी 20 साल है। ठीक है, वो तो आप नहीं भी बोलते तो मैं ही बोल देता। ठीक है, इस शुक्र की दशा में ही होगी मेरी शादी। ठीक है, शुक्र की महादशा में तुम्हारी संतान हो जाएगी। अरे ये क्या बात हुई, 20 साल में हो तो जाएगी, इतने अटेम्प्ट मारूंगा कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा। ठीक है, तो महादशा इज अ थीम कि अब ये अगले 20 साल कैसा थीम क्या होने वाला है, बट एग्जैक्टली आपके साथ क्या होगा और किस टाइम पीरियड में होगा, उसके लिए हमें इन टाइम पीरियड को जरूरत पड़ती है, जिसको हम प्यार से कहते हैं अंतरदशा। अंतरदशा। अंतरदशा का अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिए, ये जो टाइम लिखा हुआ है, चाहो तो आप नोट में भी लिख लो, ये एंडिंग टाइम, एंड डेट लिखी, आखिरी तारीख लिखी हुई है। यानी कि शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतरदशा कब खत्म हुई? 25 सितंबर 2011 को। शुरू कब हुई थी? मई में, खत्म हुई सितंबर में। ऐसे ही मंगल की ये एंडिंग डेट लिखी हुई है, आखिरी डेट, जहां पर मंगल की अंतरदशा खत्म हो रही है। फिर से एक बार बताता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है शुरुआत में। ठीक है, महादशा होती है विच इज अ बिग पीरियड ऑफ लाइफ, 16 साल, 17 साल, 20 साल, 19 साल। फिर उसके नीचे आती है अंतरदशा, जो कि 1-2 साल का टाइम पीरियड होता है, 3 साल, 2.5 साल, छोटा टाइम पीरियड। ठीक है, इसे हम अंतरदशा कहते हैं। और जब कोई भी ऐप यूज करोगे, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करोगे, कोई भी कुंडली यूज करोगे, हमेशा वो खत्म कब हो रही है वो तारीख लिखी हुई मिलेगी आपको, शुरू कब हो रही है वो तारीख नहीं मिलेगी। तो ये गलती शुरुआत में होती है, अब आपसे नहीं होगी। ठीक, एक एग्जांपल ले रहे हैं, चलिए आज कितनी तारीख? आज है 19 सितंबर 2025, राइट? तो आप मुझे बताइए 19 सितंबर 2025 को इस व्यक्ति की कौन सी अंतरदशा चल रही है? 19 सितंबर 2025 को इस व्यक्ति की कौन सी अंतरदशा चल रही है? तो हमने कहा कि देखो 2024 तो यहाँ खत्म हो गया शनि, बुध चलेगा 2027 तक, इसका मतलब 2025 इसी में आना चाहिए, तो आंसर है मरकुरी। ठीक, महादशा, अंतरदशा, इससे भी छोटा छोटा टाइम पीरियड होता है, उसको हम कहते हैं प्रत्यंतर दशा। फिर से, महादशा बहुत लंबा टाइम पीरियड, अंतरदशा 2-2.5 साल का टाइम पीरियड, प्रत्यंतर दशा 6-8 महीने का टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसी तरह से अब आप अगर वो समझ गए तो ये भी आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। जैसे मैं पूछूं कि आज की डेट में इसकी प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही है, तो सबसे पहले हम ये पकड़ेंगे कि शुक्र की महादशा, बुध की अंतरदशा, तो चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा, राइट? इसके नीचे भी होता है जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म दशा, वो फिर आ जाता है 1 हफ्ते का समय, इस हफ्ते तुम्हारे साथ क्या होगा। और उसके भी नीचे होता है जिसे हम कहते हैं अति सूक्ष्म दशा, इसमें नहीं दिया हुआ है पर अति सूक्ष्म दशा भी होती है कि इस अगले दिन तुम्हारे साथ क्या होगा, कौन सी दशा अगले दिन रूल करेगी आपको। और यहीं पर आप में से कई लोग कहेंगे ओ माय गॉड, मुझे तो लग रहा है ये तो बहुत टफ है। नो, आपको अपने जीवन में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करनी है वो महादशा और अंतरदशा करनी है, बस। ठीक है, आप जब ज्योतिष में बहुत आगे पहुंचना और सीखने का मन करेगा तब प्रत्यंतर दशा इस्तेमाल करोगे, सूक्ष्म दशा कोई नहीं करता, अति सूक्ष्म भी कोई नहीं करता। तो बस ये 2 को हमें मास्टर करना है।
दशाएं क्या बताती हैं? दशाएं बताती हैं कि इवेंट कौन सा कब होगा। याद रखिए, दशाएं बताती हैं कि इवेंट कौन सा कब होगा। तो ये थे दशा का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, ताकि आप देखना सीख जाओ, और समझेंगे तो अभी हम थोड़ी देर में। चलिए, फिर एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रांजिट। हिंदी में कहते हैं गोचर। मकर संक्रांति मनाते हो आप लोग? आदेश मयूर जी, मौर्य जी, मकर संक्रांति कब मनाते हैं हम लोग? 14 फरवरी को, राइट? हाँ देखो, प्रीति की करिए, हाँ 14 फरवरी को, ठीक है। 14 जनवरी को आमतौर पे मनाते हो आप, ठीक है। संक्रांति का मतलब होता है कि सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जा रहे हैं, ये संक्रांति का मतलब होता है। तो क्योंकि वो मकर राशि में जा रहे होते हैं, तो इसे हम कह देते हैं मकर संक्रांति, जो कि अमूमन 14 जनवरी के आसपास होता है। तो फिर मकर से निकलकर कुंभ में भी तो जाएंगे, तो उसे आप क्या कहोगे? कुंभ संक्रांति। फिर ऐसे ही होगी मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति, ठीक है। तो संक्रांति मतलब होता है कि एक राशि से दूसरी राशि में जाना, ठीक। इसका मतलब आपको समझ में ये आया कि हम तो जब पैदा हुए तो हमारी कुंडली बन गई, जो उन सा प्लेनेट जिस राशि में था वो तो हमें मिल गया, लेकिन क्या उसके बाद वो आसमान में रुक गए वो प्लेनेट कि भैया अभी चलो, अभी पद्मजा जी का जन्म हो चुका है, अब हम यहीं पे रुक जाते हैं, देखते हैं पद्मजा जी की लाइफ कैसे आगे बढ़ती है? नहीं रुके ना, वो तो आगे बढ़ते रहे, वो चलते रहे, आज भी चल रहे हैं। इसी चीज को हम कहते हैं ट्रांजिट। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि शनि आज की डेट में, टुडे, किस राशि में है? शनि आज की तारीख में किस राशि में है? तो आपको अगर नहीं पता है तो आप गूगल पे जाओगे, गूगल करोगे कि शनि इज इन विच राशि, तो गूगल आपको जवाब दे देगा कि भैया शनि जो है वो 12 नंबर की राशि में एंटर मार चुके हैं। ये आज का बता रहा हूं, ये शुरू कब हुआ था? इसी साल 29 मार्च को शनि मीन राशि में आए थे। तब आपने देख रहे हो एस्ट्रोलॉजर वीडियो बना रहे थे, दुनिया खत्म होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ठीक है। और शनि किसी भी राशि में जाते हैं तो 2.5 साल वहां पे मस्त वेकेशन मनाते हैं। शनि को कोई जल्दी नहीं। तो शनि मीन राशि में अमूमन आमतौर पे कितना टाइम रुकेंगे अब यहाँ पे? 2.5 साल, ठीक। यानी कि जुलाई अगस्त 2027 में शनि का मूवमेंट होगा। ये मैं रफ बता रहा हूँ आपको, बीच में रेट्रोग्रेड भी होता है तो थोड़ा अब ऊपर नीचे, एग्जैक्टली 2.5 साल कभी नहीं होता, ठीक है। वो अब ऊपर नीचे होता रहता है, पर हमें ये समझ के चलना है कि शनि का ट्रांजिट हुआ है मीन राशि में, जो कि 2.5 साल तक रहने वाला है। अब आप में से आप ही लोग मुझे बताइए, थोड़ा सा गूगल मेहनत करिए कि जुपिटर किस राशि में, गुरुदेव किस राशि में। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। किसी भी राशि में नहीं, ऐसा थोड़े होगा जुपिटर कुंडली छोड़ के थोड़े चला जाएगा कि सर मेरा जुपिटर कुंडली से बाहर निकल गया है, पड़ोसी के पास चला गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। किसी राशि में तो होंगे ही। कुणाल जी को पता चल गया, लिप्सा जी को पता चल गया, वेरी गुड। बाकी के लोग सर्च करिए। आंसर है मिथुन राशि, जेमिनाई, ठीक है। मैं अभी इसके ऊपर टी लिख दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये ट्रांजिटिंग जुपिटर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। राहु और केतु किस राशि में? इसी तरह से जब आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो राहु है वो आजकल कुंभ राशि में बैठा हुआ है, और जो केतु है वो आजकल सिंह राशि में बैठा है, ठीक। बाकी के भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। सूर्य हर महीने में राशि बदल रहा है, चंद्रमा हर 2 दिन में राशि बदलता है, एवरी 2 डेज। वैसे 2.25 डेज होता है, पर मोटा मोटा मान लीजिए 2.25 दिन में राशि चंद्रमा बदल देता है, ठीक है। कोई भी कभी भी आपसे ये पूछने नहीं आएगा कि 2 दिन बाद मेरे साथ क्या होगा, ठीक है। कोई भी कभी भी नहीं आएगा। इसीलिए हम सिर्फ 4 प्लैनेट्स के ट्रांजिट को काउंट करते हैं या अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं, शनि, जुपिटर, राहु एंड केतु। क्योंकि शनि 2.5 साल के टाइम पीरियड को बता रहा है, जुपिटर 1 साल के टाइम पीरियड को बता रहा है, राहु केतु 1.5 साल के टाइम पीरियड को बता रहे हैं।
तो ये उतना टाइम है जिसमें लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स हो सकते हैं। सही कह रहा हूँ मैथिली जी? ठीक है, ये वो टाइम है जब लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स हो सकते हैं, तो ये हमें याद रखना। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, हमें अपनी राशि कैसे पता चलती है? जिस राशि में हमारा चंद्रमा बैठा है वो हमारी राशि है, ये बेसिक रूल है। तो अगर मैं ये कहूं कि जिन लोगों की कुंभ राशि है आप में से, यानी कि आपका चंद्रमा कुंभ राशि में, उसके ऊपर राहु आ रखा है, ट्रांजिट वाला राहु कुंभ वालों के ऊपर आकर बैठा है इनके, या फिर मैं कहूं कि जिनकी कुंभ राशि इनके चंद्रमा के ऊपर राहु आ गया। कुछ गलत कह रहा हूं क्या? मैं किसी भी तरह से बोलूं, बात तो मैं वही बोल रहा हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप में से जिसकी सिंह राशि है, सिंह राशि कैसे पता चलती? मेरा चंद्रमा 5 नंबर में लिखा होना चाहिए तो मेरी सिंह राशि हो जाएगी। और मैं कहूं आपके चंद्रमा के ऊपर आजकल केतु आकर बैठा हुआ है, तो बात सही। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा इसमें प्रेडिक्शन बनाने की कोशिश करो। कुंभ वालों का क्या हालचाल चल रहा है आजकल? कुंभ राशि वालों का, उनका चंद्रमा राहु मिक्स हो गया है, ओवर थिंकिंग हो रही, रात में नींद नहीं आ रही, दिमाग में आइडियाज खूब सारे आ रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, पर कल से करेंगे। ठीक है, वहीं पे केतु सिंह राशि वालों के साथ क्या होगा? क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब डिटैच सा फील हो रहा है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चल लेता हूँ, थोड़ा पहाड़ों की तरफ चलता हूँ, थोड़ी भक्ति कर लेता हूँ। ठीक है, डिटैचमेंट आएगा, अलगाव आएगा, कहीं मन नहीं लगेगा। वहीं पे जिन लोगों की मीन राशि है, 12 नंबर की राशि, तो उनके ऊपर तो शनि महाराज आ गए हैं, तो शरीर भारी भारी लगेगा, तबीयत खराब होगी। देखिएगा मार्च से लेकर ये रिजल्ट देखिएगा अपनी लाइफ में, ये मैं बहुत बेसिक समझा रहा हूँ आपको भी। तो मीन वालों के ऊपर शनि महाराज बैठे हैं, काम बन नहीं रहे, डिले और होते जा रहे हैं, मेहनत डबल करनी पड़ रही है, अब उतना ही रिजल्ट मिल रहा है। और इसीलिए कहते हैं जब भी शनि आपकी राशि के ऊपर आएंगे ना, तो आपकी 7.5 चलती है। तो मीन राशि वालों की 7.5 चल रही, मजे मजे उठा रहे हैं वो। तो ये था ट्रांजिट जो मैं चाहता था कि आप इसको समझें, क्योंकि कल की क्लास में ये रिकॉर्डिंग मिलेगी आप लोगों को, एक बार आप देखोगे सब वापस। कल की क्लास में मैं जितनी भी टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा उसमें ट्रांजिट का बहुत बड़ा रोल। ठीक है, तो अगर आपने आज नहीं समझा तो कल की क्लास में इसे डब्बा गोल होके बैठे रहोगे, समझ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आई थिंक मैंने इसको समझा दिया, आप समझ गए होंगे अब तक। नहीं तो एक बार रिकॉर्डिंग देखेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे। अगली जो चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो है D9 चार्ट। D9 चार्ट को हिंदी में कहते हैं नवमांश कुंडली। इंग्लिश में D9 कहते हैं, हिंदी में नवमांश चार्ट कहते हैं, नवमांश कुंडली कहते हैं। ठीक, क्या है भैया, कैसे करना है इसका क्या मतलब होता है? तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कुंडली होती है D1, जिसे आप लगन कुंडली कहते हो, या आमतौर पे बात बोलचाल की भाषा में इसे बस कुंडली ही बोल दिया जाता है। बट एक्चुअली में ज्योतिष में आपके बहुत सारे चार्ट हो, बहुत कुंडलियां होती हैं। हर एक लाइफ के डिपार्टमेंट के लिए एक कुंडली बनती है। जैसे बच्चों की बात होगी तो बच्चों के लिए कुंडली बनेगी, उसे हम कहेंगे D7, जिसमें आपके बच्चों के बारे में सब कुछ पता चलेगा। जब आपको अपने एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट की बातें देखनी है तो आपको देखनी है D12। जीवन के जो पास्ट लाइफ कर्मा है, जो पेंडिंग कर्मा है, उसके लिए D30 देखोगे आप। मुझे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है उसके लिए D3 और D6 देखोगे आप। मेरी माता जी के साथ मेरे घर परिवार मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, D4। ठीक, तो अलग अलग चार्ट होते हैं। D30 भी है, जैसे कोई ट्विंस हैं, 2 बच्चे एक ही माँ की कोख से पैदा हुए हैं और उनके जन्म में कुछ मिनट का फर्क है, तो उनके लिए D60 देखा जाता है। ट्विंस के केसेस में दोनों बच्चों का 1 मिनट का भी फर्क होगा तो अलग अलग कुंडली बनेगी दोनों बच्चों में, और यही आप उनकी लगन कुंडली मानकर इसको ट्रीट करोगे तो D60 हो जाएगा। पर मैंने आज से D9 क्यों बोला आपको? क्योंकि ये एक ऐसा कुंडली है जब आपको इधर आंसर नहीं मिलेगा, यानी कि अपनी D1 कुंडली में आंसर नहीं मिलेगा, तब आप इसकी तरफ जाओगे और ये आपको खुली बाहों से अपनाएगी और आपको सारे जवाब देगी।
इसको हम प्रैक्टिस जब करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो नौमांश कहते हैं, D9 कहते हैं इसको, इतना अभी हमको पकड़ के चलना है। D9 के चार्ट को कहा जाता है कि इट इज अ सोल ऑफ अ हॉरोस्कोप, आपके हॉरोस्कोप की आत्मा है D9। आमतौर पे 90% केसेस में D9 का इस्तेमाल विवाह के लिए किया जाता है, शादी के मामलों में उनके सवालों के जवाब प्राप्त करने के लिए किया जाता है 90% केसेस में। बट यू कैन यूज D9 फॉर एनीथिंग। क्या इसको देखने के नियम अलग होते हैं? आंसर है नो। जो फॉर्मूले, जो नियम आप यहाँ पे सीख रहे हो वही सारे यहाँ पे D9 में भी अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है एक और नया कॉन्सेप्ट जो मैं चाहता हूं आप याद रखें, वो है त्रिकोण। इंग्लिश में कहते हैं ट्राइन। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, ये हो गया हमारा कुंडली, बेसिक कुंडली। और ये मान के चलिए मैंने राशियां लिखी हुई हैं यहाँ पे। तो त्रिकोण कौन कौन सी राशि बना रही हैं? एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है, यानी कि पहला जो त्रिकोण है आपका वो 159 का है, 159। दूसरा त्रिकोण यानी कि 2 6 10,